नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप सबको पता है कि जो हम सब की आवाजें जो आप सुनते हैं वो YouTube के प्लेटफॉर्म से सुनते हैं। YouTube हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम आप तक इश्यूज को पहुंचाते हैं। लेकिन अब इस YouTube पर एक एक्सटॉर्शन रैकेट भी चल रहा है और उसको चलाने वाला कौन है? ANI, वो न्यूज एजेंसी जो कि आपको क्लिप्स देती है। छोटी छोटी क्लिप्स आपने देखी होंगी जिस पर ANI का लोगो चलता है। कभी कभी आप PTI का लोगो भी देखते होंगे। हालांकि PTI की यहां मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहां पर बात कर रही हूं ANI की, जो कि सरकार की चहेती, सरकार की पोषित और पलवित न्यूज एजेंसी है। हर जगह आप देखेंगे जहां मोदी जी जाएंगे ANI का कैमरा जरूर जाएगा। कल भी आपने देखा सोफिया कुरैशी का परिवार जब मोदी जी पर फूल बरसा रहा था, सबसे पहले उस पर ANI का कैमरा था। तो ANI क्या करता है? ANI यूट्यूबर्स अगर उनकी क्लिप अगर यूज कर लेते हैं तो ANI उनको यूट्यूबर्स को, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे मैं, आप हमारे स्क्रीन पर नॉकिंग न्यूज के फाउंडर गिरिजेश वशिष्ठ को देख रहे हैं। गिरिजेश, हमारे जैसे जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कॉपीराइट का स्ट्राइक आता है। अभी इधर बीच एक ऐसी कहानी हुई जिसको लेकर बहुत अनफॉर्चुनेटली विपक्ष ने उस इशू को उठाया ही नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर आज किसी तरीके से अगर इस इशू को नहीं उठाया गया तो यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आपके लिए आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के पास इतना पैसा नहीं है। तो आपको बताना मैं क्या चाह रही हूं कि ANI एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक कंटेंट क्रिएटर्स को देता है और उसके बाद पैसे की उगाही करता है कि ठीक है, हम आपका जो चैनल है वो हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, और आपको अगर अनब्लॉक कराना है तो आप आकर 14 लाख से लेकर 30 लाख तक की उसकी कीमत लगाई गई है। महक, अभी एक यूट्यूबर थे जिनका नाम था महक, आई थिंक मैं सही उनका नाम पढ़ रही हूँ कि, हाँ, तो महक ने उस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को उजागर किया। उसने महक ने बताया कि 50 लाख रुपए भी किसी से मांगे गए। हाँ, तो महक ने ये बताया कि 50 लाख भी किसी न किसी यूट्यूबर से मांगे गए हैं और उसका पूरा खुलासा महक ने अपने वीडियो में किया। अब उस वीडियो को तो मैं नहीं प्ले आउट करके दिखाना चाहती हूँ क्योंकि वो महक का खुद का अपना वीडियो है, लेकिन उस पूरे वीडियो में ANI के एक्सटॉर्शन रैकेट को बताया गया है। फेयर यूज की पॉलिसी के तहत भी ANI ऐसा लगता है कि यूट्यूब की ही पॉलिसी का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। अब विपक्ष इस इशू को क्यों नहीं उठा रहा है ये किसी की समझ से परे नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर YouTube के प्लेटफॉर्म पर ANI अपनी इतनी दादागिरी और मनमानी कर रहा है तो उसको कौन रोकेगा? यानी कि जो बोलती हुई आवाजें हैं उनको बंद करने का एक एक्सटॉर्शन रैकेट है। आप सोचिए कितना बड़ा इशू है, और किसी एक थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए उसको समझाना भी पड़ता है, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा इशू है कि आपको, हमको, सबको इससे फर्क पड़ता है। हमारी तो रोजी रोटी चल रही है, लेकिन जो लोग हमें सुनते हैं आप तक वो इश्यूज पहुंचते हैं जो कि आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो अगर हमारे चैनल को स्ट्राइक कर दिया जाएगा या फिर हमसे चंदे की उगाही की जाएगी तो हम कहां से लाएंगे 50 लाख रुपए? आप सोच सकते हैं, हमारे को कोई और कमाई तो है नहीं, कहां से लाएंगे 50 लाख रुपए? तो आज इसी इशू को लेकर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ नॉकिंग न्यूज के फाउंडिंग एडिटर गिरिजेश वशिष्ठ है। गिरिजेश का आपने चैनल देखा था कि हाल में ब्लॉक भी हो गया था, उसको बहुत, फिर उसके बाद वो अनब्लॉक हुआ और उसके बाद आज ही गिरिजेश ने मुझे फोन भी किया इस बात को लेकर कि भाई ये इशू इतना बड़ा है और विपक्ष इसको उठा नहीं रहा है। और मैं कल से सोच रही थी कि इस इशू पर बात करें, और जब आज गिरिजेश ने मुझे फोन किया तो फिर मैंने और गिरिजेश ने सोचा कि इस पर बात की जाए। गिरिजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और आप अनम्यूट कर लीजिएगा। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये YouTube पर जो ANI की जो दादागिरी चल रही है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि YouTube चुप क्यों है? YouTube खामोश क्यों है? YouTube को क्या ये चीज दिखती नहीं है? देखिए, YouTube की समस्या ये है कि वो सेफ खेलना चाहता है, वो कहीं पे मीडिएट करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ANI आपको स्ट्राइक देता है और YouTube बीच में कुछ बोलता है तो YouTube पार्टी बन जाता है। और उस केस में जो प्लेटफॉर्म है, जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है YouTube जैसा, उस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस कॉपीराइट के लिए, उसको हिस्सेदार माना जाएगा कॉपीराइट वायलेशन का। अब YouTube के पास में सैकड़ों क्रिएटर हैं, अगर वो सारे क्रिएटर्स की तरफ से आवाज उठाएगा, बातचीत करेगा,
तो इतने मुकदमे उसको लड़ने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है कि इधर की फाइल आती है तो उधर ट्रांसफर कर देता है, उधर की फाइल आती है तो उधर ट्रांसफर कर देता है, टोपी ट्रांसफर करता है। उसको जो पैसे कमाने हैं वो उतना ही कमा रहा है, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन वो उस पैसे अपने कमा रहा है लेकिन टोपी ट्रांसफर कर रहा है। और उस प्रोसेस में उसने क्या किया हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ ताकि मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो स्टोरी टाइटल आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये बाकायदा ये पूरी स्टोरी की थी, जिसमें कि आप उसकी हेडिंग देख सकते हैं कि ANI फाइंड्स बिजनेस नीश एंड कॉपीराइट क्लेम्स अगेंस्ट यूट्यूबर्स। बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी है, आयुषी कार की लिखी हुई स्टोरी है जिसने कि इसका पूरा पर्दाफाश किया है। जी जी बोलिए गिरीश। तो YouTube इसलिए नहीं बोलता है, उसको लगता है कि अगर मैं बीच में पढ़ूंगा तो उसको आखिर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो वो क्या करता है, क्रिएटर को आगे कर देता है। लेकिन YouTube के पार्ट में सबसे बड़ी कमी है, हमको ये समझनी पड़ेगी कि भारत का जो कॉपीराइट लॉ है, भारत में तो भारत की कानून चलेगा ना, उस कानून में अगर आपने मेरा क्रिएटिव काम चुराया, मैंने पेंटिंग बनाई है आपने कॉपी कर ली, या मैंने कोई फिल्म बनाई है आपने उसको कॉपी कर ली, मैंने कोई किताब लिखी है आपने उसको कॉपी कर ली, यानी जो भी क्रिएटिव वर्क है, इस तरह की एक डेफिनेशन है कॉपीराइट एक्ट में बाकायदा कि ये चीजें क्रिएटिव वर्क में आएंगी, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है। इसको अगर कोई और कॉपी करता है तो जाहिर बात है कि मेरा कॉपी किया है तो मैं उस आदमी को अदालत में घसीट सकता हूं। घसीटने के लिए एक प्रक्रिया है कि मैंने जो काम किया है उसको मैं, एक कॉपीराइट ऑफिस होता है, वहां जाके रजिस्टर कराऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलर हाथ का पंजा मैंने अपना डिजाइन किया है, ये मेरा कॉपीराइट है, और ये इसको कोई और अगर करता है तो कल के दिन ये इसका अधिकार मेरा होगा। तो ये जो परंपरा है, इसके अंदर फिल्में, जो म्यूजिक है और बहुत सारा जो इस तरह का कंटेंट है, ये कंटेंट इसके अंतर्गत आता है। अब क्या हो रहा है कि एक पता नहीं कहां से ये डेफिनेशन आ गई कि ANI जैसी संस्थाएं, जो वहां पे एक नेताजी बयान दे रहे हैं, एक आदमी वहां मोबाइल लेके खड़ा हो गया साथ में, उसने उसका रिकॉर्ड कर लिया बयान। अब ये किसके कैमरे से कौन सा बयान आया भगवान जानता है। ये अभी पिछले दिनों एक बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए हाईवे पे नेताजी दिखाई दिए थे। अब उन नेताजी का जो वीडियो है, जो वायरल वीडियो है, वो पता चला कि ANI के पास पहुंच गया कहीं से, और ANI ने उसको मेरा घोषित कर दिया। वो ठीक से ठप्पा लगा देते हैं। उसके बाद वो जब कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो वो उसको अपना क्रिएटिव वर्क बोलते हैं। अरे भैया, ना तो आपका वो क्रिएटिव वर्क है, ना आपने उसको कहीं रजिस्टर कराया है, उसके बावजूद आपकी धौं से। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी है, कल उनकी रगों में जैसे रेल लीड दौड़ा तो वो ट्रेन चलाने पहुंच गए। अब वहां पर वो ट्रेन चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं एक ड्राइवर की सीट पे बैठने का प्रधानमंत्री को अधिकार है या नहीं है, लाइसेंस के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर, अलग बात है। लेकिन वो जो वीडियो है, वो वीडियो आया और ANI ने रिलीज कर दिया और उसने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। तो देश में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का फीड है, PIB का फीड है, दूसरा मंत्री जो कहीं दौरे पे जाते हैं तो वहां पर वो ANI की टीम को ही ले जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ में, जैसा आपने बताया, प्रॉक्सिमिटी है इनकी। तो जो वीडियो उनके पास पहुंच गया वो उनका हो गया। अब मेरे जैसे लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने प्रोग्राम बनाने वालों ने उनका वीडियो चुराया नहीं है, ये नहीं कहा देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे रेल चला रहे हैं, हमने ये नहीं कहा। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो भैया आप उसको बोलो पैसे दे दो, जो तुम्हारी सेवा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर सारा का सारा धरती पे जितना कंटेंट है, इस प्रकार से वो ANI की संपत्ति हो गया। अब ANI की जो संपत्ति हो गया है, ये कानून का जो मैंने बताया, जिक्र किया, उसमें ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है कि आप कहीं से किसी जिले में किसी स्टिंगर से 1000 रुपए में, 500 रुपए में कोई खबर खरीद लें और वो खबर वो स्टिंगर भी 4 चैनल वालों को बांट रहा है। चूंकि चैनल वाले भी उसको चला रहे हैं, लेकिन उनको ANI इसलिए स्ट्राइक नहीं भेज सकता कि चैनल वाले पहले से ही ANI को धनराशि दे रहे हैं वो सामग्री लेने की, तो वो इस सोर्स से आए उससे आए फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो रहा है कि ये जो एक पूरा जो कंटेंट का तरीका इकट्ठा करने का ANI का, एक तो वो क्रिएटिव वर्क में आता ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, मैं एक विषय का पूरा विश्लेषण करता हूं। उस विश्लेषण पे कहीं पे अगर जरूरत पड़ी और 10 सेकंड का एक वीडियो मैंने लगा दिया, 10 सेकंड का वीडियो, अगर मैं ये कहता हूं देखो ये हो रहा है,
तब तो वो न्यूज हुई। और ऐसी स्थिति में आपको उस 10 सेकंड के वीडियो पे भी कॉपीराइट का अधिकार है, क्योंकि मैं आपको बगैर पैसे दिए आपका वीडियो ले रहा हूं। हालांकि जो राष्ट्रीय वीडियो है, जो संसद की फुटेज है, ऐसी 100 चीजें हैं जिसपे कॉपीराइट एएनआई का हक नहीं बनता है, वो सब पे टप्पा लगा रहा है। फिर भी लेकिन जैसे कोई दूसरी आर्ट होती है, जैसे गाना होता है फिल्म का, फिल्म होती है उसकी एक समीक्षा होती है, उसका एक क्रिटिसिज्म होता है। हम एक रिव्यू भी करते हैं, किसी अगर कोई पुस्तक है तो उसकी समीक्षा करते हैं, समीक्षा करते हैं तो उसमें से कोट करते हैं कि भाई इसने ये जो 4 लाइनें लिखी हैं कवि ने, ये लाइनें ठीक नहीं या ये बहुत अच्छी है। तो वो जो हम कोट करते हैं उसको कहा जाता है कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये फेयर यूज है। हमारे को हम एक जो उसका कंटेंट यूज कर रहे हैं, ये उसका साफ सुथरा इस्तेमाल है, ये चोरी नहीं है, ये पायरेसी नहीं है, जैसा एएनआई की मालकिन ने लिखा आपने। तो जो लोग उसको उसकी समीक्षा करने के लिए कंटेंट यूज कर रहे हैं 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, उन लोगों को भी इन्होंने स्ट्राइक भेज दिया। अब स्ट्राइक क्या होता है ये समझना जरूरी है। गूगल ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि कल के दिन इनके पाले में गेंद ना आए और कोई कॉपीराइट ओनर इनका सिर खाने ना पहुंच जाए, तो गूगल ने क्या किया, एक व्यवस्था बना दी कि भाई आप जिसका आपको लग रहा है कि कंटेंट जिस चैनल पे आपका है, आप खुद ही उससे बोल दो। और वो देता है 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन देता है, वो कहता है कि भाई आप यहां पर बात करके बोलो कि आपने ये जो कंटेंट यूजेस किए हैं इसके बारे में उनसे बात, उनको चेतावनी दे दो कि हफ्ते भर में आप हटा लो, ये कर दो, वो कर दो। और दूसरा ये आप स्ट्राइक कर दो। तो नॉर्मली टी सीरीज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो। यशराज की फिल्म है, दूसरे बहुत सारे लोग, वो लोग अपने कॉपीराइट को लेकर वो सेंसिटिव और होना भी चाहिए। भाई करोड़ों रुपए की उनकी फिल्म बनती है, उनका आदमी मोबाइल लेके तो खड़ा नहीं हो गया कहीं पे मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो वो फिल्म जो है उसका भी अगर आप कोई गाना इस्तेमाल करते हो, कोई फिल्म का सीन इस्तेमाल करते हो, तो वहां से उनका एक बाकायदा एक नोटिस आता है। उस नोटिस में वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा कंटेंट है, तो इस कंटेंट को आप हटा दीजिए या फिर जो आपकी कमाई है उसमें से आधी हमारी। और लोग खुशी खुशी उनको वो आधी कमाई दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे मैंने गाना लगा दिया, किसी फिल्म का म्यूजिक लगा दिया, गलती से लगा दिया, अनजाने में लगा दिया, चूंकि उसका क्रिएटिव वर्क है वो, तो हम उसको पैसा दे देते हैं। तो एएनआई के केस में एएनआई को अधिकार है कि जो भी हमने कंटेंट इस्तेमाल किया है, अगर इस्तेमाल किया है, वो जो फेयर यूज वाला नहीं, एक्चुअल इस्तेमाल किया है, आप हमसे उसका पैसा ले लो। क्या पैसा लोगे? मान लीजिए एक वीडियो मैंने बनाया और उस वीडियो में आपका 10 सेकंड का, मेरे आधे घंटे की वीडियो 10 सेकंड लगा हुआ है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है तो मेरे आधे घंटे की वीडियो से मान लीजिए मैंने 4000 कमाए, तो भाई 2000 ले लो, 3000 ले लो कि वो तुम्हारे 10 सेकंड का जो पराक्रम था, मोबाइल लेके खड़ा हो गया था नेताजी के सामने तुम्हारा रिपोर्टर, 3000 ले लो, पूरे 4000 ले लो। लेकिन एएनआई क्या करती, ये नहीं करती। उसको यूट्यूब ने अधिकार दिया हुआ स्ट्राइक मारने का। उस स्ट्राइक मारने के अधिकार का वो इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि आपके चैनल पे एक स्ट्राइक दे देते हैं। अब स्ट्राइक देने का मतलब यह है कि आपका जो मुर्गा है, आपका चैनल एक मुर्गा है, उसकी 1/3 जान निकाल लेंगे। 3 चाकू मारेंगे, चैनल खत्म, बंद। आपने 10 साल में बनाया हो 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, जितने चाहे आपके सब्सक्राइबर हो, वो आपको 1 सेकंड में एक स्ट्राइक दे सकता है। अब एएनआई क्या करता है? एएनआई जो स्ट्राइक देने की पावर दी है यूट्यूब ने, वैसे तो ये एकदम नाजायज है। नाजायज इसलिए है कि भाई मैं कह रहा हूं कि मेरा माल चोरी हुआ, तो मेरा काम है ना थाने में रिपोर्ट लिखाऊं और पुलिस पकड़े, एग्जैक्टली, अदालत में जाऊं। तो भारत का कॉपीराइट कानून कहता है मैं नोटिस भेजूं। लेकिन मुझे ही अगर आपने ये अधिकार दे दिया कि मैं चोरी का इल्जाम भी लगाऊंगा और अगले ही दिन आपकी गर्दन भी काट दूंगा, तो ये अधिकार जो यूट्यूब ने दिया है कानून के तहत वो कर रहा है। एएनआई को ये जो पावर्स आप कह रहे हैं कि भाई एएनआई को आपने पावर्स दे दी, किस कानून के तहत एएनआई ये कॉपीराइट स्ट्राइक बार बार भेजता है? और इतनी पावर्स, अनब्राइडल्ड पावर्स हम जिसको कहते हैं, वो कैसे उसके पास है? उसके पास नहीं है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। मेरे वीडियो का कंटेंट 5-7 हजार चैनल्स पे पड़ा हुआ है, पूरे के पूरे वीडियो लोगों ने डाले हुए। मैंने कल लगाया था 50 पेज में जितने दिखते हैं वीडियो, 50 वीडियो एक पेज में दिखते हैं, और 55 वीडियो थे, 55 पेज थे। तो 55 गुणा 50 आप जोड़ लीजिए, जितने भी हो उतनी जगह पे मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है।
तो मुझे अधिकार है, मैं स्ट्राइक मार सकता हूं। तो ये अधिकार मिलता है, एक कानून है कॉपीराइट कानून, जो है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, और ये एक्ट है अंतरराष्ट्रीय कानून, अमेरिका का कानून। यूट्यूब उस कानून को मानता है, इस देश की धरती पे हमारे कानून को नहीं मानता है। और हमारे कानून को नहीं मान के भी ये जो स्ट्राइक देने वाला फीचर है यूट्यूब ने दिया है, कानून में ये अधिकार नहीं है उनको कि किसी की आप गर्दन काट दो, ये यूट्यूब ने दे दिया है। अब एएनआई क्या करता है कि आपने जो 10 सेकंड का वीडियो लिया था, उस 10 सेकंड के वीडियो को वो मौके का इंतजार करता है और कोशिश करता है कि 3 जगह आपके वीडियो आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद एक स्ट्राइक मारेगा, दूसरा स्ट्राइक मारेगा। यूट्यूब में ये व्यवस्था है कि किसी ने स्ट्राइक मारा तो आप उससे निवेदन कर सकते हो ईमेल डाल के कि भाई साहब गलती हो गई, या आपके जो पैसे लेने ले लो, हमारे को बख्श लो, हमारा चैनल क्यों बंद कर रहे हो, हमने 10 साल में खड़ा किया है, वगैरह वगैरह। अब जब आप उससे कम्युनिकेट करते हो, एएनआई कहता है कि नहीं, दूसरी जो टीम है उसमें फला फला आदमी से बात करो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आप कहते चलो बड़े अच्छे लोग हैं भाई, समस्या का हल हो जाएगा। आप दूसरे आदमी के पास जाते हो, तो दूसरा आदमी कहता है आपके चैनल के इतने सब्सक्राइबर हैं, तो आप 2 लाख का 2 साल का हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो। उस 10 सेकंड के 3 वीडियोस के बदले वो कह रहा है कि हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो। तो वो पूछता भैया सब्सक्रिप्शन कितना, बोलता 50 लाख, 40 लाख, 42 लाख, किसी का 24 लाख, किसी का 18 लाख। और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं आपसे। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये गुप्त कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में आप किसी को मत बताइए। यानी हम मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, कपड़ा मुंह में ठूस के चाकू मारेंगे आप। तो जब वो यूट्यूबर ये देख रहा है कि मैंने भैया 5-7 साल में चैनल खड़ा किया हुआ था और यूट्यूब ने इसको गर्दन रेतने का अधिकार दे दिया है और ये मुझे मार डालेगा, और उधर से जवाब आता है कि अभी तो 2 स्ट्राइक आई, 10-11 हमारे पास और पड़ी, लिखित में आता है। मोह के केस में यही हुआ, लिखित में आया और मैं फला फला क्रांतिकारी ने 50 लाख रुपए दिए। बड़े क्रांतिकारी इस देश के एक पत्रकार हैं, उनके बारे में बोला, उन्होंने समझौता किया है, उन्होंने सर्विस भी करी थी, डर गए वो एएनआई से। खैर, तो उसको चिट्ठी लिखी कि हमारे पास 10 और रखे हुए हैं। तो आपने एक तरह से ब्लैकमेलिंग की, आपने डराया उसको कि भाई देखो तुम्हारा चैनल जो है वो उड़ जाएगा, नहीं तो पैसे आने दो इधर। अब वो घबराया हुआ बैठता है, 2 मीटिंग करता है, मांड वाली करता है, हाथ जोड़ता है, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख देके आ रहा है। इस तरह का पूरा एक तंत्र बना हुआ है। क्या ये सही बात है कि ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग कर करके पैसा जमा करके और एएनआई को देने के लिए बेचारों ने पैसा इकट्ठा किया है? हाँ, ये भी बात पौरुष शर्मा नाम के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया और बताया कि भाई मेरे पास ऐसे आ गया है। बेचारे ने डर के मारे एएनआई के नाम तक नहीं लिया और बोला कि मुझे पैसे जमा करने हैं और ये मेरे लिए बड़ा संकट हो गया है, तो आप मेहरबानी करके कुछ पैसे इकट्ठे करो। लोगों ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 2,000, किसी ने 200 रुपए भेज के उसकी मदद की। उससे उसने 14 या 18 लाख रुपए चुकाए हैं और अपना चैनल बचाया है। और ये सिलसिला सर्वत्र चल रहा है। भाई अगर आपका एक 10 सेकंड का किसी ने वीडियो उठा लिया है, उस वीडियो से उसने जितना कमाया सारा ले लो ना। बिल्कुल, लुटेरा भी तो जेब ही खाली कराता है। तुम तो जो है वो ठग होते थे ना पुराने जमाने में कि बगैर जान लिए हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, नहीं तो फिरौती भी लेके आओ घर से 3 लाख की। बिल्कुल, जैसे कि चुनावी चंदे की बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उगाही का मामला था, यहाँ पे न्यूज की दुनिया में यूट्यूब पर चंदे की उगाही कर रहा है एएनआई। नहीं, ये इसलिए इसको मैं एक्सटॉर्शन कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटॉर्शन है क्योंकि वो आपको एडवांस में कह रहे हैं कि आपका चैनल उड़ा देंगे वरना इतने पैसे लो। बिल्कुल, अभी तो मेरे पास 4-5 वीडियो और भी हैं आपके, जिसके बेसिस पे आपको उड़ा देंगे। नहीं तो ये तो अगर कोई आदमी किसी, ये तो ओपन धमकी है गिरिजेश। बिल्कुल, अगर कोई किसी को रोस्ट कर रहा है वो फेयर यूज में आता है। अब वो कहां जाए रोने के लिए कि मेरा फेयर यूज है? वो यूट्यूब में अपील डालता है, यूट्यूब कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। यूट्यूब चक्कर में पढ़ने नहीं चाहता, उसको रोकना चाहिए बस। तो वो जाए कहां? उसके पास फेयर यूज है, लेकिन वो अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा। इधर तो चैनल बंद हो जाएगा और 6 महीने में चैनल का मटिया मेट हो जाएगा। मेरा चैनल जब बीच में बंद हुआ था 10 दिन नहीं, पूरे व्यूअर्स गिर गए थे, पूरे व्यूज गिर गए थे। लोगों के पास आपका चैनल पहुंचना बंद हो जाता है। तो हार मान के
आपको जाना है, आप अदालत में जा नहीं सकते हो, तो आपको केवल एक ही देवता है, क्योंकि वो अगर फिर तो पुलिस की जो एनकाउंटर में पुलिस मार डालती है उसको, वो भी सही है फिर तो, क्योंकि आपने कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये सजा मुकर्रर ही नहीं की, और आप किसी का पूरा सालों का खड़ा किया हुआ, बच्चे किस तरह से तैयार करते हैं यूट्यूब चैनल, किस तरह से एक एक दिन लगते हैं, फंक्शंस में नहीं जाते हैं, शादियों में नहीं जाते हैं, खाना छोड़कर, पीना छोड़कर रात रात एडिट कर रहे होते हैं, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो फेयर यूज के दायरे में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो पूरी कमाई देने को तैयार है। लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं, आपके उस एक वीडियो की कमाई नहीं चाहिए, अब तो हम आपकी गर्दन काटेंगे, वरना आप इतने रुपए हमको दे दो। और रुपए किस बात के, 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा आपको। तुम मुझे भविष्य के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने को मजबूर कैसे कर सकते हो? अगर मैंने एक वीडियो तुम्हारा चुराया है तो उस वीडियो को चुराने की सजा दो ना, उसका कंपनसेशन लो, और वो सजा तुम नहीं दोगे, अदालत देगी। रजिस्टर तुम्हारा कंटेंट है नहीं कॉपीराइट एक्ट में, क्रिएटिव वर्क की कैटेगरी में तुम्हारा आता नहीं, तुम्हारा कंटेंट तुमने कहीं कोर्ट में जाके शिकायत नहीं की, कोई नोटिस मुझे भेजा नहीं जो कॉपीराइट कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन भैया मोदी जी हैं, उनका राज है, उनके नजदीक एजेंसी है, सीधे जाके वो काट दो गला, और इस तरह से सबको डराया धमकाया जा रहा है। और इसमें भी मेजोरिटी ने, पता नहीं है सरकार को, क्या पता नहीं कि एएनआई क्या कर रहा है चंदा उगाही के नाम पर, और सरकार नहीं तो सुपारी किलिंग पे छोड़ा हुआ है भाई। इसमें जितने ज्यादातर क्रिएटर फंस रहे हैं, ये वही तो लोग हैं जो सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। भाई मीडिया पत्रकार का काम क्या है? अगर आप बोलो एक आदमी क्वालिटी चेक पे रखा हुआ है किसी फैक्ट्री में, गारमेंट की फैक्ट्री है, तो जितनी शर्ट्स आएंगी उनको चेक करेगा और बताएगा किसमें फॉल्ट है। अब कल के दिन अंदर से कारीगर आके उसका सिर पकड़ ले, ये बताओ यार तुम तारीफ तो कभी नहीं करते मेरी शर्टों की, और ये गोदी मीडिया के लोग खड़े होकर वाह क्या शर्ट बनाई है, वाह क्या शर्ट बनाई है बोलते रहते हैं। वो देखते नहीं एक बाजू छोटा है, छुपा छुपा एक बाजू छोटा, तो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो करा, 18 घंटे काम करे शर्ट बना रहा है। अभी तुम क्वालिटी चेक पे भैया, तो मीडिया का काम भी क्वालिटी चेक वाला है। हम वो करने के बजाय हम जो है वो दूसरी दुनिया में निकल पड़े। अब जो आदमी क्वालिटी चेक का ईमानदारी से काम कर रहा है, तो एनआईए से लोग उनके पीछे लगा दो। नहीं तो ये तो बिल्कुल जैसे कि वो हो गया कि सरकार ने अपने गुंडों को, और एनआईए एक तरीके से सरकार का गुंडा है, और वो गुंडों को छोड़ दिया है उन लोगों के पीछे पड़ने के लिए जो सरकार के खिलाफ इस समय आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार कर रहे हैं। हाँ, इसको इस तरह आप चाहो तो समझ सकते हो इसको इस तरह से, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं हिटलर के समय में, और वो पूरा किस तरह से प्रोपेगेंडा मशीन के सुगत काम करती थी, किस तरह से गोएबल्स एक झूठ को 100 बार बुलवाता था। जैसे अभी हमने देखा एक झूठ अभी बहुत बार बोला गया, कपड़े उतार के चेक किए गए, आज तक ऑफिशियली कहीं से भी नहीं आया नेताओं के भाषणों के अलावा। हो गया वो स्थायी, अब आप उसको बदलवा के देख लो। आप बोलोगे तो लोग कहेंगे झूठ, गद्दार हो तुम। एक आदमी कोई देवाशीष करके है, वो आज तक के नोएडा दफ्तर में बैठता है, उस आदमी ने यहां बैठ के फर्स्ट पर्सन अकाउंट खबर लिखी, और उस खबर को सारा मीडिया दोहरा रहा है, और पूरी कहानी पहलगाम की आ गई, काल्पनिक कहानी। जो वहां के गवाह थे उनकी कहानी 3 दिन बाद आई है, जो उससे काफी अलग थी। क्या कर सकते? लेकिन अब आपने प्रॉब्लम तो बताई और क्या है, और मुझे हैरानी की हो रही है कि बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं, शायद इक्का दुक्का, जिन्होंने इस पर कार्यक्रम किया है एएनआई के एक्सटॉर्शन रैकेट पर। अब लेकिन सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, चंदा उगाही किस तरीके से कर रहा है, एएनआई का इंटेंशन, नियत सब समझ में आ रही है। अब इसका रास्ता क्या है? कैसे इसको लेकर एक मुहिम छेड़ी जाएगी इसको लेकर? क्योंकि एएनआई अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो आपको फुटेज दे रहा है, उनका हाई स्टेक्स है। इस यूट्यूब और यूट्यूबर्स खासकर वो कैसे आवाज इस पर उठाएंगे? देखिए सीधी सी बात है कि आपको जो न्याय का मूल सिद्धांत है, एक तो उसके अनुरूप चलना चाहिए। आप 2 साल का एडवांस में तो नहीं, आप लीगल लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और तैयारी चल रही है, वकील इसके लिए तैयार हो रहे हैं। संतोष हेगड़े जैसे हैं, उन्होंने इस पे सहमति जताई है कि वो इस मुकदमे को जड़ना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी एएनआई की जो मालकिन है उनसे कहा कि एक्सटॉर्शन है जो आप कर रहे हो।
इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस पर सक्रिय हैं। मेरा मानना यह है कि हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर हम भारत देश में रहते हैं, भारत माँ को मानते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं और भारत भूमि के वासी हैं, तो इस देश में भारत का कानून चलना चाहिए। इंडियन कॉपीराइट एक्ट चलेगा यहाँ पे, अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट नहीं चलेगा। यूट्यूब को इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि किस कानून के तहत वो स्ट्राइक देता है कॉपीराइट, और खुद नहीं देता, स्ट्राइक देने का उसने दूसरों को अधिकार दिया हुआ है। जैसे वो एक स्ट्राइक देता है आपकी कंटेंट को लेके, भाई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का स्ट्राइक, तो वो देखता है कि भाई ये चीज है समाज के लिए ठीक नहीं है, तो मैं स्ट्राइक देता हूँ। उस पर आप असहमत हो सकते हैं, आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं, वो कई बार वापस भी कर देते हैं, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आपने सबको बंदूक पकड़ा दी है, एक दूसरे को गोली मारो। कहीं चेक करेगा यूट्यूब की वो जो क्लेम कर रहा है मोदी जी के भाषण पे, वो देश का है भैया, वो एएनआई का नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी अदालत के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, और कम से कम जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम है। 5-6 दिन हो गए और ये एक्सटॉर्शन का सिलसिला चल रहा है 1.5 महीने से। कहां है कांग्रेस पार्टी? और ये वही कांग्रेस पार्टी है हमको जिसका समर्थन मान लिया गया है। हमको लोग कहते हैं कांग्रेसी हो, यानी वो ये हमको अगर कांग्रेसी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में ये परसेप्शन है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। वैसे विपक्ष को बाय डिफॉल्ट लाभ मिलता है मीडिया की भूमिका का, मीडिया खुलासे करता है, विपक्ष उसको उठाता है। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी को जरा भी नहीं लग रहा कि इस देश में लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, जीवित रखने के लिए, ये जो एक मीडिया खड़ा हुआ है, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, जो किसी गोदी वाले प्रपंच में नहीं है, इसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, या आप केवल हलवा खाने के लिए और सोचते हो कि एनआई से हमारा संबंध बना रहे, इस तरह तो नहीं चलेगा। तो आप भी समान रूप से मौनम स्वीकृति सूचकम, आप भी एनआई के उस तथाकथित एक्सटॉर्शन के भागीदार हो। और ये जो चीज है ये और भी गंभीर है, और ये इसलिए गंभीर है कि हम इस देश में अब उम्मीद किससे करें? सत्ता से जहां कमी होगी वहीं तो हम बात करेंगे, और विपक्ष उस पर बात करने को तैयार नहीं। वो किस दुनिया में पता नहीं। तो ठीक है, हम लोग फिर अपना मनोरंजन कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे, गिद्दा बंगला पाएंगे चैनल पे, क्या करें? क्योंकि हम समीक्षा करें, आदमी रोस्ट कर रहा है किसी चैनल पे, ड्रामा हो रहा है, उसको रोस्ट कर रहा है। परसों वो रूबिका खड़े होके किसी एक गेस्ट के पास चली गई, हाथापाई करने के मोड में दिख रही थी वो। अब अगर वो वहां पर मान लीजिए वो गेस्ट भी हाथापाई कर देता, तो ये जो विजुअल था इसको हम दिखाई नहीं पाएंगे, क्योंकि चैनल कह रहे हैं हमारा कॉपीराइट है, हमारे चैनल पे मार्केट हुई है। क्या ड्रामा है ये? कैसा जर्नलिज्म हो रहा है हिंदुस्तान में? सब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, लूट चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम ग्लैड कि हम लोग ये बातचीत कर पाए। और क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, कब उठाएगा, कैसे उठाएगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये वाकई में ये जो चंदा उगाही का काम एएनआई ने शुरू किया है, इसका पर्दाफाश तो हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अब लगता है अदालत में ही जाकर कुछ एक खास निर्णय इस पर होगा, तो कुछ एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। लेकिन तब तक आप ये सोचिए कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब के, उन पर तलवार लटक रही है कि कब उनका चैनल स्ट्राइक में उसको हटा दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास पॉट्स एंड पॉट्स ऑफ मनी नहीं है तो फिर आप कैसे दे रहे हैं? एक चीज आपको और बताऊं, हिंदुस्तान के कई जाने माने क्रिएटर्स ने हिंदुस्तान के बड़े नाम, उन्होंने पैसे देकर एएनआई की सेवाएं खरीद ली हैं। पैसे देकर एएनआई की सेवाएं खरीद ली है इस मुसीबत से बचने के लिए। बताइए, 2 साल की सेवाएं। वो दूसरा तो एक कॉपीराइट चुरा रहा था, तो उसको आपने 2 साल का जबरदस्ती बेचा, और चुरा रहा था कहना भी गलत है। और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, डर के मारे ले लिया कि कल को कल स्ट्राइक दे देगा हमको। ये चल रहा है। 3 बड़े यूट्यूबर्स को जानता हूं जो खरीद चुके सेवाएं। सिचुएशन जो है वो बड़ी गंभीर है। नहीं, अब आई होप कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझें कि आखिर ये किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट एएनआई चला रहा है, और अदालत अब इस पर क्या करेगी जब ये केस की पूरी तैयारी होती है। क्योंकि
अदालत में, जैसा गिरिजेश ने बताया कि अभी अदालत में जाने को लेकर इसकी तैयारी पूरी चल रही है। अब अदालत क्या कुछ करेगा, क्या हम वाकई में ANI को रोक पाएंगे? सरकार की पोषित पलवित वो न्यूज एजेंसी है, जैसा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उसको सुपारी दे दी है कि उन लोगों का ही गला काटो, उन लोगों के ऊपर छुरा चलाओ जो कि सरकार की आलोचना करते हैं। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।